सभी दर्शकों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आप देख रहे हैं जी10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वर्णिम कसाना। आज एक बार फिर हम पेश हैं अपने स्टूडियो में डॉक्टर साहब के साथ, जिनको आप पहले से जानते हैं। इनका परिचय मैं दूं तो ये कैलाश हॉस्पिटल और शारदा हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटलों में ईएनटी सर्जन के तौर पर काम कर रहे हैं। इसी के साथ डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतना समय निकाला और हमें अपना कीमती समय दिया। सबसे पहले मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, हमने जाना कि आप कई हॉस्पिटल्स में काम कर चुके हैं। अपने तौर पर एक बार प्लीज हमारे दर्शकों को बता दें कि आपको ईएनटी सर्जन के रूप में काम करने का कितना अनुभव है। सर्वप्रथम जी10 के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो ये सिलसिला हम जारी रखते हैं। ये जो सीरीज है जिसमें हम नाक कान गले की समस्याओं के बारे में बात करते हैं। तो नाक कान गले की समस्याएं आजकल जो देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। कारण क्या है कि एक तो प्रदूषण, वायु प्रदूषण, और दूसरा ध्वनि प्रदूषण। ये जो दो समस्या है, ये ज़्यादातर जो हमारे नाक कान, स्पेशली कान को और नाक को, इनको ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं। और नंबर 3 जो है वो गले की समस्या है। वो हमारे खान पान से रिलेटेड है। अगर हम ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं जैसे तंबाकू के प्रोडक्ट्स हो गए, तो उनसे गले की कुछ समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें कि इवन कैंसर भी होने की संभावना काफ़ी गुना बढ़ जाती है। जी। सर, नाक कान और गले को लेकर जितनी भी समस्याएं हैं, इस फील्ड में आपको क्या लगता है सबसे बड़ी क्या चुनौतियां आती हैं और उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। तो कुछ चुनौतियां जो खासकर अभी देखने को हमको मिल रही हैं, तो वो नाक से संबंधित हैं। बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, नाक का जो काम है शरीर में वो फिल्टर करना है। ये एयर को फिल्टर करती है। नाक के अंदर बहुत छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जो कि आराम से सिकुड़ जाती हैं और आराम से फैल जाती हैं। तो नाक एक तरह से बॉडी का एयर कंडीशनर है जो कि एयर को फिल्टर करता है। तो छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो नाक कभी कभी फिल्टर नहीं कर पाती। ये नाक की म्यूकोसा में या अंदर की त्वचा में फंस जाते हैं और वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन चालू कर देते हैं, या कभी कभी छाती में चले जाते हैं सांस की नली के द्वारा। तो आजकल इनके पेशेंट काफ़ी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, मतलब एलर्जिक राइनाइटिस के, साइनोसाइटिस के बहुत पेशेंट आ रहे हैं। जी, तो सर आपको क्या लगता है कि साइनोसाइटिस के और जो आपने बीमारियां बताई, इनके हल के रूप में डॉक्टर के पास आने से पहले लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सर्वप्रथम बचाव है ना, हम बचाव करें, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है। तो पहले भी मैंने बताया कि मास्क का हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे ऐसे एरिया में जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है या बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण है या बहुत ज़्यादा यातायात के साधन है, जो कि कंबशन होता है, तो जो वो डीजल के पार्टिकल निकलते हैं, ये नाक के थ्रू हमारी म्यूकोसा में चले जाते हैं। जी। तो मास्क का जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा हम फायदेमंद रहेंगे। तो बचाव बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके अंदर में। उसके बाद में चिकित्सा आती है। तो फर्स्ट इज प्रिवेंशन, देन वी हैव टू गो फॉर ट्रीटमेंट और द क्योर। जी। सर, सोशल मीडिया के थ्रू ही आजकल ये कई सारी मिथ्स चल रही हैं। उनमें से एक ही है कि अगर साइनोसाइटिस से आप गुजर रहे हैं तो आपको देसी घी का प्रयोग करना चाहिए नाक में। तो ये बात कहाँ तक सही है। देखिए, ये एक मिथ है। नाक के अंदर कोई भी चीज़ हमको नहीं डालनी है, ये हमको ध्यान रखना है। अगर हम घी डालेंगे तो घी क्या है कि ऑयल बेस है वो चीज़, है ना, तो वो फंगल इन्फेक्शन की संभावना बढ़ा देती है। खासकर उन पेशेंटों में जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो गई, या कोई पेशेंट है जो कि ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट है, वो इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों के ऊपर में है। तो ऐसे पेशेंट में अगर वो घी का इस्तेमाल करेंगे नाक के अंदर में, तो फंगस इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कभी कभी घातक भी हो सकता है। जी जी। सर, आप बड़े बच्चों दोनों के ही इलाज में काफी रहते हैं, तो बच्चों का जब ईएनटी की फील्ड में इलाज किया जाता है तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका सबसे ज्यादा विशेष ध्यान रखा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है, वो है फॉरेन बॉडी। बच्चे जो है क्या करते हैं कि कुछ भी चीज़, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो या तो उसको मुंह में डालेंगे या कान में नाक में डालने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो सबसे ज़्यादा हम बच्चों में देखते हैं वो फॉरेन बॉडीज़ हैं। तो बच्चे कुछ भी कभी कभी कान में फॉरेन बॉडी डाल के जाते हैं, या नाक के अंदर में, या कभी कभी सिक्का भी निकल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को से हमको ध्यान देना है कि बच्चे के हाथ में क्या है, नंबर 1। जी जी। नंबर 2, जो समस्या आजकल हम देख रहे हैं वो है एडिनोइड्स की। वो अगेन पॉल्यूशन की वजह से है। एडिनोइड जो होते हैं, तरह के लिम्फोइड टिश्यू होते हैं या टॉन्सिल टाइप के होते हैं, जो कि नाक के पीछे वाले हिस्से में या नेसोफैरिंक्स में होते हैं। और
प्राय ये 2 से 8 साल तक बढ़ते हैं साइज में, उसके बाद 8 साल के बाद ये खत्म होने चालू होते हैं, रिग्रेशन चालू होता है उनका, और 12-13 साल तक जाके खत्म हो जाते हैं। पर आजकल हम देख रहे हैं कि एडिनॉइड की टिश्यू, एडिनॉइड हाइपरट्रोफी या एडिनॉइड का साइज जो बढ़ा हुआ काफी मिल रहा है बच्चों में, है ना। तो ये कंडीशन काफी बड़ी है अभी। आपको क्या लगता है कि बच्चों में एडिनॉइड्स की समस्या जो आजकल बढ़ रही है, इसका विशेष कारण क्या है? विशेष कारण मैं कहूँगा, ये एक तो खैर एक स्टडी का एक इस पे शोध होनी चाहिए, पर मेरे को जो लगता है कि जो 2 मेन कारण रहे हैं, वो एक तो वायु प्रदूषण नंबर 1, और नंबर 2 पोस्ट कोविड। कोविड के बाद ये खासकर हमने देखा है कि ये काफी बढ़ गया है, मतलब एडिनॉइड हाइपरट्रोफी बच्चों में खासकर। जी जी जी। चलिए, जब कोविड की बात सामने आई है तो कोविड-19 के समय ज्यादातर सर्दी जुकाम को लेकर ही दिक्कतें सामने आई थी। तो आपको क्या लगता है कि उस महामारी के समय में और उस महामारी के बाद के समय में आज की तारीख में ईएनटी की जो समस्याएं हैं वो लोगों में किस तरीके के रूप से बदली है? तो जो मैं बात करूँ फर्स्ट वेव की और सेकंड वेव की, है ना, तो फर्स्ट वेव में पेशेंटों को टिपिकली एनोस्मिया, मतलब सूंघने की क्षमता चली गई थी, है ना, अचानक से, या स्वाद आना बंद हो गया, जिसको हम बोलते हैं डिसगोसिया, है ना। और सेकंड वेव में जो हम सबसे समस्या देखी थी ना की, वो थी ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस, है ना। जी जी जी। उसके बाद से प्राय हम देख रहे हैं कि पेशेंट जो साइनोसाइटिस के हैं वो काफी बढ़ गए हैं। लोकल इम्यूनिटी शायद कम हुई है नेजल कैविटी की, उसकी वजह से साइनोसाइटिस प्राय में देखूँ तो हर 3 में से 1 को है। जी जी है जी। ना, तो ये सबसे ज्यादा पोस्ट कोविड बढ़ गया है, मतलब साइनोसाइटिस स्पेसिफिकली। जी जी। तो साइनोसाइटिस और ये सब आपको लगता है कि कोविड के बाद से लोगों के अंदर इम्यूनिटी की कमी की वजह से है? और नंबर 2, कुछ कुछ पेशेंटों में अचानक से, जैसे हम बोलते हैं सडन सेंसिटिव हियरिंग लॉस, अचानक से सुनने की क्षमता चली गई एकदम, जी जी जी। और वो भी यंग एज ग्रुप में। तो वो भी हमने देखा, काफी उस टाइप के पेशेंट आए थे, मतलब। और जी जी। तो ये 2 चीजें जो है खासकर हमने काफी देखी हैं, मतलब। जी, जी। बच्चों की जब बात चल ही रही है, तो बच्चे जो हैं फ़ोन का इस्तेमाल बेहिसाब करते हैं आज की तारीख में। आज का जो यूथ है, उसकी पूरी दुनिया ही फ़ोन बनकर रह गया है और फ़ोन से जुड़ी ही उनको आँखों को लेकर समस्याएँ होती हैं। अब तो हियरिंग में भी प्रॉब्लम्स आने लग गई है कि लोगों को सुनने में दिक्कतें आ जाती हैं। वहीं सोशल मीडिया पे हमें पढ़ने को मिलता है कि अगर आपको सीधे कान से ढंग से नहीं सुनाई दे रहा है, तो आपको फ़ोन का इस्तेमाल अपने उल्टे कान की तरफ से करना चाहिए। तो ये बातें कहाँ तक सही हैं? देखिए, ये एक मिथ है। अगर हम बात करें नेचर की, कुदरत ने 2 कान दिए हैं हमको, राइट और लेफ्ट। जी, जी। दोनों का बॉडी में काम वही है, सुनने का। ठीक है, इस कान से सुनेंगे तो नहीं, हम बहरे हो जाएंगे, इस कान से सुनेंगे तो बहरे नहीं होंगे, जी। ऐसा नहीं है। दोनों कान ही इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है कि बच्चों को हम क्या बोले। और देखिए, आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जी, जी। वो जरूरी है ना। तो लेकिन हम कितने टाइम ऑनलाइन उस पर बिता रहे हैं, और कितने डेसिबल पे हम साउंड को रख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम हेडफोन या ईयरफोन यूज़ करते हैं, तो डायरेक्ट साउंड वेव जो है ना, वो उनके थ्रू ट्रैवल करती है, जी। जो कि ज़्यादा नुकसान करती है कॉकलिया, जो हमारी सुनने की मशीन है, उसको। अगर हम इसकी अवधि को थोड़ा कम कर सकें, और बीच में रेस्ट देते रहें, मतलब, और वॉल्यूम जो है वो डेसिबल टिपिकली 80 से नीचे रखें, है ना, तो इसको प्रिवेंट करा सकता है हियरिंग लॉस को। अदरवाइज अगर हम बहुत लंबे ड्यूरेशन तक, बहुत लंबी अवधि तक हाई वॉल्यूम, जो कि 80 डेसिबल से ज़्यादा हियरिंग साउंड है, लगातार अगर कान पे देंगे, तो ये बहरापन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जी, जी। आजकल जैसा मौसम चल रहा है, मौसम बदल रहा है, उसकी वजह से कान के बहने की काफ़ी समस्याएँ सामने आ रही हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो कान के जो बहने की समस्या है, वो टिपिकली स्टार्ट नाक की वजह से ही होती है। नाक और कान के बीच में एक नली होती है, उसको हम बोलते हैं स्टेशन ट्यूब। यदि आप पहाड़ों पर जाते हैं या कभी एयर ट्रैवल करते हैं, आप देखोगे कान अचानक से बंद हो जाते हैं। जी, जी, जी। उसके पीछे कारण ये होता है कि नाक और कान के बीच में एक नली होती है, उसको हम बोलते हैं स्टेशन ट्यूब। इस नली का काम क्या होता है, ये हवा को या एयर को नाक के थ्रू कान में पहुंचाती है, और बीच वाले कान में हवा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए। अब क्या होता है कि जिन पेशेंटों में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से साइनोसाइटिस की समस्या है, ये ट्यूब ब्लॉक होनी चालू हो जाती है। इसकी वजह से कान के अंदर इन्फेक्शन चालू होता है, उसके बाद पर्दे में छेद होता है, और कान बहना चालू हो जाता है। जी, जी, जी। बहुत सारे पेशेंट सोचते हैं कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, है ना, या वो ईयर ड्रॉप ले लेते हैं, उससे हल्का सा काम सूखता है, फिर वो उसी ईयर ड्रॉप को लगातार यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि एक सही उपचार नहीं है। आपको तुरंत एक ईएनटी सर्जन को या ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना है। वो कौन सी दवाई आपको देनी है, कब देनी है, कितने ड्यूरेशन तक देनी है,
ये आपको सही परामर्श देंगे। जी, जी। ठीक है। तो टिपिकली करते क्या है हम कि जैसे ही कान बहता है तो हम एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप देते हैं, जैसे ही कान सूखता है तो हम एक सर्जरी के द्वारा और एक ऑपरेशन के द्वारा इस पर्दे को भर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं टिम्पैनोप्लास्टी। अब कान बहने की समस्या भी दो तरह की होती है, एक होती है जिसको हम बोलते हैं सेफ टाइप और एक होती है अनसेफ टाइप। तो ये भी हमको ध्यान देना है कि अनसेफ टाइप में कान की हड्डी में भी गलाव आ जाता है, कभी कभी रेयरली इन्फेक्शन मस्तिष्क की तरफ भी जा सकता है या ब्रेन इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो जैसे ही अनसेफ टाइप डायग्नोज होता है तो देन वी हैव टू गो फॉर सर्जरी, तब हमको सर्जरी करनी है, उसमें वेट करने की कोई संभावना नहीं होती। जी, 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 समझ रही हूँ। अब एक और दिक्कत आजकल सामने है जो आपसे हमारी बातचीत में हमें पता चला, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, जो रात के समय नींद में खर्राटे लिए जाते हैं और उससे काफ़ी दिक्कतें आगे बढ़ सकती हैं, तो इस बारे में हमें थोड़ा और बताएँ? तो ये समस्या भी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि ये भी एक तरह से लाइफस्टाइल रिलेटेड ही है। ज़्यादा वेट गेन करने की वजह से, इसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई अगर बहुत ज़्यादा हो तो होता क्या है कि बॉडी में फैट ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो रात को सोने के टाइम खासकर उसका अगर हम उसको हम डिवाइड करें तो क्या है, स्लीप एपनिया, स्लीप मतलब ड्यूरिंग स्लीप, एपनिया मीन्स सांस का रुकना। जी, जी। तो ड्यूरिंग स्लीप अचानक से जो है सांस रुक जाती है कुछ सेकंड्स के लिए, है ना। तो ये कंडीशन होती क्यों है, तो कारण वही है, बॉडी का बहुत ज़्यादा वेट होना या बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ना या बहुत ज़्यादा बीएमआई होना, और ये समस्या काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। तो इसके इलाज के तौर पर लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये समस्या ज़्यादा ना बढ़े? तो सबसे पहले तो पेशेंट सोचते हैं कि ऐसे खर्राटे आ रहे हैं, तो उसके लिए परामर्श बहुत ज़रूरी है। तो स्लीप एपनिया को टिपिकली हम इसको डिवाइड करते हैं, इसकी कैटेगरी होती है, इसका एक टेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं स्लीप स्टडी या पॉलीसोमनोग्राफी। उसके बाद इसको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है और उसके बाद चिकित्सा उसी हिसाब से चलती है। तो माइल्ड कैटेगरीज में टिपिकली हम पेशेंट को वेट रिडक्शन या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलते हैं, दिनचर्या अपनी ठीक करनी है पेशेंट को। उसके अलावा मॉडरेट केसेस में हम एक मशीन जिसको हम बोलते हैं सीपैप मशीन, और सीवियर केसेस में हमको सर्जरी पे जाना पड़ता है। अब उसकी पहचान कैसे करें, तो टिपिकली पेशेंट की स्थिति क्या रहेगी कि वो जैसे ही सोएगा, ऑक्सीजन लेवल कम होएगा, उसकी अचानक से नींद खुल जाएगी और उठ के सांस लेना चालू करेगा वो, है ना। और एक जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं डे टाइम सोमनीनेंस, मतलब पेशेंट रात को नहीं सोता, सुबह के टाइम सोता है। और ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है अगर पेशेंट ऐसे किसी ऑक्यूपेशन में जहाँ पे उसको मशीनरी पे काम करना पड़ रहा है। जी, जी, बिल्कुल। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि आप कौन-सी स्टेज से गुज़र रहे हैं। हमने पिछले एपिसोड में आपसे बात की थी कि कैसे ईएनटी की फ़ील्ड में नई-नई तकनीकें आ रही हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि क्या तकनीकें ऐसी हैं जो अब तक नहीं आई हैं और आपको लगता है कि अब भविष्य में उनका रुझान होना चाहिए? तो ईएनटी एक इवॉल्विंग ब्रांच है, ये धीरे धीरे करके बढ़ रही है। आज की डेट में हम इसको बोलते हैं ड्यूरा टू प्लूरा, मतलब ड्यूरा मीन्स ब्रेन की कवरिंग और प्लूरा मीन्स लंग्स की कवरिंग नीचे वाली। तो इस ये पूरा जो डोमेन है ये आजकल ईएनटी में आ जाता है। बहुत सारी सर्जरियाँ जो है हम दूरबीन के थ्रू एंडोस्कोपी कर लेते हैं, जिसमें कि हम इसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक डीसीआर। आँख में अगर आंसू अ, लगातार बनते हैं तो, है ना, वो सर्जरी। नाक की सारी सर्जरी, चाहे वो सेप्टोप्लास्टी हो, चाहे वो पॉलिप की सर्जरी हो, इवन आँख का अगर अचानक से साइज बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सोप्थेल्मस, तो ये भी हम उसको बोलते हैं ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन। ये सब दूरबीन के थ्रू मिनिमली इन्वेजिव हम जा सकते हैं, जिससे कि बाहर में कोई टाँका वगैरह कुछ नहीं आता। हम सिर्फ एंडोस्कोप के थ्रू नाक के अंदर जाते हैं और जो कैविटी है उसको हम जूम करके ऑलमोस्ट इस कमरे के साइज तक देख सकते हैं। और भी बहुत सारी तकनीक आ रही हैं इसके अंदर में आजकल, जो खासकर बाहर की कंट्रीज में एक्सोस्कोप्स बोलते हैं उनको हम लोग। तो 3D या 4D हम पूरी नेजल कैविटी को हम देख सकते हैं, मतलब, और पिन पॉइंट करके हम उस एरिया में जहाँ पे भी बीमारी है उस एरिया को हम डिसीज फ्री कर सकते हैं। जी, जी, जी। आपको क्या लगता है आपके अनुभव में ईएनटी में किसी भी सर्जरी को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है ट्रेनिंग, 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 मतलब ये कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि आपको लगातार माइक्रोस्कोप पे बैठना है, आपको एंडोस्कोप के थ्रू काम करना है। तो इसमें आपको वर्कशॉप, ट्रेनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एरिया काफ़ी क्रिटिकल एरियाज में आप काम कर रहे होते हैं, ब्रेन के पास में, आँखों के पास में, है ना, कभी कभी गले 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 के एरिया में। तो इसमें कम्प्लीटली ट्रेनिंग है, आपको लगातार जो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग या वर्कशॉप करनी होती है, ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़े, रिजल्ट्स आपके अच्छे हों, जी, जी, जी। पेशेंट सेफ्टी
जो है वो प्राइमरी इम्पोर्टेंस है ना, तो उसी के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है इसके लिए। जी जी। एक और सवाल मेरा रहेगा, होली आ रही है जैसे कि सब जानते हैं, और होली के दौरान सबसे ज्यादा जो खतरा है वो हमारे इन्हीं अंगों को होता है जिनका आप इलाज करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि होली के समय में लोगों को खुद को बचा के रखने के लिए और अपनी ईएनटी का खासकर ध्यान रखने के लिए किन बातों का सबसे विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो सर्वप्रथम तो जी10 के दर्शकों को होली की शुभकामनाएं आप सबको भी। पर हाँ, होली आप बनाएं इसको, जैसे कि मैं पहले बोलता हूँ, त्योहार हमारे बनाने के लिए होते हैं, एंजॉय करने के लिए होते हैं, ना कि अपने को नुकसान करने के लिए, है ना। तो अगर आप अगर अगर रंग अगर खेलना भी है तो जो लाइट और गुलाल वगैरह होते हैं इनका इस्तेमाल करें, बहुत गाढ़े रंग ना लगाएं, मतलब कि कभी कभी ये कान में चले जाते हैं। जी जी। या अगर बहुत ज़्यादा हम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो पानी भी कान की तरफ जाता है, जो कि एक इन्फेक्शन का बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है, खासकर फंगल इन्फेक्शन का। ठीक है, तो इस चीज़ का हम अगर ध्यान रखेंगे तो ये त्योहार हम अच्छे अपने परिवार जनों के साथ में अच्छे से मना पाएंगे। जी जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी फिर से एक बार आपका कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। इसी के साथ साथ आपको और जी10 न्यूज के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। हम जल्द ही एक बार फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में, एक बार फिर से समस्याओं को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ जी10 न्यूज पर। धन्यवाद।